हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुनीश राजपूत फ्रॉम चंडीगढ़ एजुकेटर्स। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एसएसए लाइनमैन एंड इलेक्ट्रीशियन की लगभग 500 पोस्ट निकली हैं। एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं लाइनमैन एंड एसएसए के लिए। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे लाइनमैन का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि है पोस्ट कोड C466, और ये पेपर आपका हुआ था 2018 में। स्विच शुड बी कनेक्टेड विद विच टाइप ऑफ वायर। स्विच जो है किस प्रकार की वायर के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्विच के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो स्विच स्विच एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो का इंटरप्ट करने के लिए यूज होता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्विच कैन मेक और ब्रेक द सर्किट। जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उनमें एटलीस्ट एक स्विच तो होता ही है डिवाइस को टर्न ऑफ करने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्विच जो है कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है, और बिना स्विच के कोई भी कंट्रोल ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। स्विच के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको हम रोज डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे लाइट को ऑन ऑफ करना, फैन को ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर्स में, इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में। और स्विच बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल स्विच फर्स्ट इज मैकेनिकल स्विच एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो मैकेनिकल स्विच के कुछ टाइप्स हैं, आप सभी ने देखे होंगे। जैसे SPST मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, DPST डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, DPDT डबल पोल डबल थ्रो स्विच, टॉगल स्विच, टैक्टाइल स्विच, पुश बटन, रोटरी स्विच, टाइमर स्विच, जॉयस्टिक्स, स्लाइड स्विच, फ्लोट स्विच, लिमिट स्विच, फ्लो स्विच एंड थर्मल स्विच। ये सभी स्विच जो आप देख रहे हो, ये सभी एग्जांपल है मैकेनिकल स्विचेस के। ये सभी एग्जांपल है मैकेनिकल स्विचेस के। और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आपके हैं, लाइक BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, डायोड 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 या पावर डायोड, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, IGBT insulated gate bipolar transistor, and SCR silicon controlled rectifier, TRIAC TRIAC DIAC एंड GTO। ये सभी एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के। तो वैसे तो बेसिक हम जो स्विच है उसको दोनों वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्विच को हम फेज वायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और न्यूट्रल वायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू IE रूल्स इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, रूल नंबर 32 के अकॉर्डिंग, जो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि स्विच हमेशा कनेक्ट होना चाहिए फेज वायर के साथ। स्विच जो है हमेशा कनेक्ट होना चाहिए फेज वायर के साथ। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, स्विच शुड बी कनेक्टेड विद फेज वायर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। Which type of fire extinguisher will you use to extinguish the fire caused by the electricity? मतलब बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें हम यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए हमें ऐसा एक फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए जो कि नॉन कंडक्टिव हो। लाइक अगर हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर या फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्क होगा करंट लगने का या झटका लगने का। तो इसलिए हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। वैसे हमें पता ही है कि आग को जलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन। तो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये आसपास की पूरी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो है आग जो है वो बुझ जाती है।
तो इलेक्ट्रिक फायर को सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, डी। और एक कुछ टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर के, जैसे वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम इलेक्ट्रिक फायर्स को सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइल इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ मेटल। फाइल को हम हिंदी में बोलते हैं रेती। तो रेती जो है कौन से मेटल की बनी होती है। तो रेती का यूज हम करते हैं किसी भी वर्क पीस को, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, या उसको शेप देने के लिए, या मतलब बेसिकली हम यूज करते हैं फाइल का वर्क पीस को फाइनल टच देने के लिए। और ये भी बोल सकते हैं कि फाइल का यूज हम करते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए। फाइल जो डिफरेंट शेप्स और साइज की अवेलेबल होती है मार्केट में। जैसे कुछ फाइल्स जो मार्केट में अवेलेबल होती है दैट आर 150 mm, 150 mm या 6 इंच, और 200 mm, या फिर 8 इंच, 250 mm, या बोल सकते हैं हम 10 इंच, और 300 mm, बोल सकते हैं हम 12 इंच। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की फाइल जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स जो हैं, लाइक हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्राइंगल फाइल्स, ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हैं। और जो फाइल्स होती हैं वो बनी होती हैं हाई कार्बन स्टील की। फाइल जो बनी होती हैं तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 4, स्टील रूल इज मेड अप ऑफ विच मेटल। दिस इज स्टील रूल। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टील रूल का यूज हम क्या क्यों करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए। तो और स्टील रूल जो है बना होता है स्टेनलेस स्टील का। स्टील रूल बना होता है स्टेनलेस स्टील का। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5, heater takes 6 ampere at 220 volt supply, find the value of resistance। रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। V इज वोल्टेज, I इज करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन I। और क्वेश्चन में वोल्टेज दी गई है दैट इज 220 वोल्ट, एंड करंट दिया गया है 6 एम्पियर। तो इसका आंसर आ जाएगा 36.66 ओम। इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, 36.66 ओम। 36.66 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी चार्ज इज। चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि सिमिलर चार्ज जो है वो, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, और डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और जो चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। कूलम। और कूलम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वन कूलम इज इक्वल टू, वन कूलम इज इक्वल टू, एक कूलम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक एम्पियर का करंट एक सेकंड में जितना चार्ज डिलीवर करता है उसे हम एक कूलम बोलते हैं। एक एम्पियर का करंट एक सेकंड में जितना चार्ज डिलीवर करता है वो, उसे हम बोलते हैं वन कूलम चार्ज।
तो सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा? कूलम। क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? तो हम पता है किलो, किलो किसको बोलते हैं? 1000 को। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगा? 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर। तो सेवन्थ का आंसर क्या आ जाएगा? बी। और वैसे देखा जाए किलोवाट, किलोवाट आवर जो है यूनिट होता है एनर्जी का, किलोवाट आवर यूनिट होता है एनर्जी का। हम ऐसे भी देख सकते हैं किलोवाट, किलोवाट किसका यूनिट होता है? पावर का। और आवर, आवर इज यूनिट ऑफ टाइम। और पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी। पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी का क्या, एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। और एनर्जी का एक और यूनिट होता है, दैट इज जूल, दैट इज जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? किलो वॉट आवर। एनर्जी के यूनिट क्या होता है? किलो वॉट आवर और जूल्स, किलो वॉट आवर और जूल्स। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो गलत दिए गए हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी। और एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स और किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, वोल्टेज का यूनिट क्या है? तो पहले देखते हैं वोल्टेज होता क्या है। वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज इज बेसिकली वर्क डन ऑन अ पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन अ पर यूनिट चार्ज। हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है एक टाइप की फोर्स है जो चार्ज को मूव कराती है, जो चार्ज को मूव मूव कराती है। तो वोल्टेज का यूनिट कहता है वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट कहता है वोल्ट। तो इस नाइन्थ का आंसर क्या आ जाएगा? ए, दैट इज वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एन अल्टरनेटर ऑफ कार ड्रॉज 6 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू लोड ऑफ 3 ओम, फाइंड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो हमें करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस दी गई है, हमें वोल्टेज पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो वोल्टेज पूछा गया है, करंट हमें दिया गया है 6 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमें दी गई है 3 ओम। तो वोल्टेज क्या जाएगा? 6 × 3 दैट इज 18 वोल्ट। तो टेंथ का आंसर क्या आ जाएगा? 18 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ज्वाइनिंग ऑफ जॉइंट बाय सोल्जर इंक्रीज, सोल्डर द्वारा जोड़ों को जोड़ने से क्या बढ़ता है? तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सोल्डरिंग या सोल्डर क्या होता है। सोल्डरिंग एक प्रोसेस है जिससे हम दो सिमिलर या डिफरेंट मेटल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ थर्ड मेटल्स, किसी तीसरे मेटल की हेल्प से हम किसी दो सिमिलर या मतलब डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। और जो थर्ड मेटल हम दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सोल्डर, उसे हम बोलते हैं सोल्डर और फिलर मेटल। जो थर्ड मेटल होता है उसको हम बोलते हैं सोल्डर और फिलर मेटल। और बेसिकली ये जो फिलर मेटल होता है ये बना होता है लेड एंड टीन का अलॉय। फिलर मेटल होता है दैट इज अलॉय ऑफ लेड एंड टीन। और इस अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। तो इसका जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। और जब भी हम सोल्डरिंग करते हैं तो जिन जिन भी मेटल्स को हम ज्वाइन कर रहे होते हैं सोल्डरिंग से, उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर
सोल्डरिंग से रेजिस्टेंस कम हो रही है तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी, उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो 11th का आंसर क्या आ जाएगा? ए, ज्वाइनिंग ऑफ जॉइंट बाय सोल्जर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर ज्वाइनिंग द जॉइंट सरफेस शुड बी क्लीन विद द हेल्प ऑफ। जोड़ों को जोड़ने से पहले किसकी सहायता से सरफेस को साफ कर लेना चाहिए? तो बिफोर ज्वाइनिंग द जॉइंट, जो सरफेस है उसको हमें फाइल की हेल्प से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सरफेस होता है उसको साफ करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो हम वेल्डिंग करते हैं, जो वेल्ड होता है वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से छूट सकता है। इसलिए किसी भी मेटल या मेटल्स को जोड़ने से पहले उसके सरफेस को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। और हम और फाइल हमें पहले भी पढ़ा हमने, फाइल का यूज हम करते हैं किसी भी वर्क पीस से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज फाइल। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक नहीं है। तो ऑप्शन देखें तो कॉपर भी कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है। और अगर हम कंडक्टिविटी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की। सिल्वर हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। सेकंड नंबर पे आता है कॉपर। सेकंड नंबर पे आता है कॉपर। और थर्ड नंबर पे आता है गोल्ड। और फोर्थ नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। फोर्थ नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। और ये जो पीवीसी है, पीवीसी क्या है? पीवीसी इज इंसुलेटर। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वही जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। और पीवीसी की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज पोलीविनाइल पोलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म है पोलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी जो है वो इंसुलेटर है, तो पीवीसी इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 13 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1.80 mm डायमीटर वायर। तो एक वायर है जिसका डायमीटर हमें दिया गया है 1.80 mm। तो दिस इज रेडियस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर क्या आ जाएगा? पाई, एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर डायमीटर हमें दिए गए हैं 1.80 mm। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो रेडियस क्या आ जाएगा? 0.9 mm। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0. रेडियस का स्क्वायर 0.9 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2.5 mm स्क्वायर। तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ टेप इज यूज्ड इन मोटर कनेक्शन। टेप से इनका मतलब बेसिकली है इंसुलेशन से। तो जो भी इंसुलेशन हम यूज करते हैं मोटर्स में, बेसिकली उन पे मैकेनिकल स्ट्रेस भी पड़ रहा होता है, लाइक वाइब्रेशन और होती है, हीट, मॉइस्चर, कंटेमिनेंट्स, इम्प्रॉपर हैंडलिंग और कंप्रेशन। ये सब मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी हो रहे हैं। तो इसलिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज कर रहे होते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो अच्छी होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। हम बेसिकली ऐसा मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करना चाहते हैं कि जो इजीली हम अप्लाई कर सके, और जो हम अप्लाइड वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज है उसके लिए सुटेबल हो, और मैकेनिकली और थर्मली सुटेबल हो, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं। और इजीली हम उसे रिमूव कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। तो कैम्ब्रिक टेप जो है ये सारे कैम्ब्रिक टेप जो है कैम्ब्रिक टेप जो है ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। और कैम्ब्रिक टेप बेसिकली क्या है? एक कॉटन फैब्रिक है। कैम्ब्रिक टेप इज बेसिकली अ कॉटन फैब्रिक
कॉटन फैब्रिक जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल वर्निश की कोटिंग की होती है, जिसके ऊपर वर्निश की कोटिंग की गई होती है। और हम कैम्ब्रिक टेप को यूज कर सकते हैं अप टू 105 डिग्री सेल्सियस। और कैम्ब्रिक टेप की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज 20 वोल्ट पर mm। कैम्ब्रिक टेप की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज 20 वोल्ट पर mm। 15 का आंसर क्या है? कैम्ब्रिक वर्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फ्यूज वर्क ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्यूज होता है वो बेसिकली फ्यूज वर्क ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज जो है वो एक बहुत छोटी सी वायर। क्वेश्चन नंबर 16। फ्यूज वर्क ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्यूज का हम यूज करते हैं, फ्यूज बेसिकली एज अ सेफ्टी डिवाइस हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। और फ्यूज जो है वो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज जो वर्क करता है वो करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाते हैं तो ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और जब किसी सर्किट में जो हम किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो जो है वो रेटेड करंट से ज़्यादा हो जाए तो ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग जो फ्यूज की वायर जो होती है वो मेल्ट कर जाती है और करंट के फ्लो को बंद कर देती है। इसलिए हम फ्यूज का यूज करते हैं एज अ सेफ्टी डिवाइस किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। और जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है फ्यूज की वो मेनली डिपेंड करती है वायर की थिकनेस पे, वायर की थिकनेस पे और मटेरियल कौन सा यूज कर रहे होते हैं हम वायर में। और बेसिकली जो फ्यूज वायर होती है वो बनी होती है टीन एंड लेड अलॉय, और होती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और होती है टीन कोटेड कॉपर, टीन कोटेड कॉपर। फ्यू तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फ्यूज वर्क ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्यूज वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। This is type of fuse. See, KitKat switch, KitKat fuse। और इसको बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज। किटकैट फ्यूज और रीवायरेबल फ्यूज, और रीवायरेबल फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 17। द फेसिंग फैक्टर ऑफ HRC फ्यूज इज। दिस इज नॉट फेसिंग फैक्टर, यहाँ होना चाहिए था फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फ्यूजिंग फैक्टर। तो HRC फ्यूज, HRC फ्यूज जो है वो फ्यूज का ही टाइप है। फ्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने देखा किटकैट फ्यूज, कैटरीज फ्यूज और HRC फ्यूज। ये सभी जो है वो फ्यूज के टाइप हैं। और HRC की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज HRC मतलब हाई रप्चरिंग, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। और जो HRC फ्यूज की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऐसी होती है कि HRC फ्यूज जो है कुछ सेकंड के लिए जो ओवरलोड और जो हाई शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसको थोड़ी सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए ये झेल सकता है। अगर फिर भी हम उस फॉल्ट को रिजॉल्व नहीं करते हैं तो ये फ्यूज जल सकता है। दिस इज
HRC फ्यूज। और HRC फ्यूज की जो रेटिंग होती है, HRC फ्यूज को हम जो यूज कर सकते हैं, हम HRC फ्यूज को यूज कर सकते हैं 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक हम HRC फ्यूज को यूज कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ HRC फ्यूज। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? फ्यूजिंग फैक्टर फ्यूजिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ Fusing factor is the ratio of minimum fusing current to the rated current। और जो ये फ्यूजिंग फैक्टर होता है ऑलवेज फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और जो HRC फ्यूज होता है, HRC फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है दैट इज 1.1। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1.1। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ किरचॉफ्स द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑन एनी पॉइंट ऑफ लूप इज। किरचॉफ्स लॉ, बेसिकली किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड सेकंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी नोड पे जो करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है दैट इज इक्वल टू 0। और सिंपल वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी नोड पे जो इनकमिंग करंट होता है दैट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। फॉर एग्जांपल दिस इज अ नोड एंड मान लो दैट इज 5 एम्पियर इस नोड पे एंटर कर रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर एंटर कर रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर लीव कर रहा है, से 5 एम्पियर लीव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू KCL जो है algebraic sum of all the current at a node is equal to 0। तो अगर मान लो हम इस डायरेक्शन में जो करंट एंटर कर रहा है उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो जो करंट इस नोड से लीव कर रहा है तो उसे हम क्या लेंगे? नेगेटिव। तो इसका एल्जेब्रिक सम क्या आ जाएगा? 5 प्लस 3 प्लस 2 -5 और किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ किरचॉफ द वैल्यू ऑफ करंट इन ऑन एनी पॉइंट ऑफ लूप इज इक्वल टू 0। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। KCL के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। KCL जो है वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL जो डिपेंड करता है KCL डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और KCL जो है वो एलिमेंट के टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब एलिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। KCL जो है वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टू डिटरमाइन द साइन ऑफ EMF द वैल्यू ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल इज। फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल बेसिकली एक मेथड है जो हम यूज करते हैं अर्थ के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। फॉल ऑफ पोटेंशियल का यूज हम करते हैं अर्थ के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हमें EMF का साइन डिटरमाइन करना है तो फॉल पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट इज नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, द लॉ ऑफ किरचॉफ डील्स विद द। तो किरचॉफ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ एंड सेकंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो जो किरचॉफ डील्स विद बोथ करंट एंड वोल्टेज। तो KCL तो हमने देख लिया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम KVL के बारे में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है हमेशा लूप में अप्लाई होता है। और फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्किट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्किट और इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I।
और एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और केवीएल क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। तो V माइनस वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं केवीएल के बारे में। तो केवीएल जो है वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल जो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और पहले हमने पढ़ा कि केसीएल जो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो केवीएल और केसीएल होते हैं, और जो केवीएल एंड केसीएल जो होते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूटेड हाई फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में अप्लाई नहीं होते हैं। केवीएल और केसीएल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच हैज़ द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि वो कितनी ज़्यादा वोल्टेज झेल सकता है विदाउट ब्रेकडाउन। और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट पर एमएम में, वोल्ट पर एमएम या किलो वोल्ट पर एमएम में मेजर करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कुछ मटेरियल्स हैं उनकी हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखते हैं। फर्स्ट जो मटेरियल है दैट इज एयर। एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज 3 kV पर एमएम, 3 kV पर एमएम। और ड्राई वुड ड्राई वुड की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज 0.4 टू 0.6 kV पर एमएम। और नेक्स्ट इज पेपर। पेपर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 1 टू 10 kV पर एमएम। नेक्स्ट इज ग्लास। ग्लास की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज 5 टू 12। एंड नेक्स्ट इज पोर्सिलीन। पोर्सिलीन पोर्सिलीन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज 8 टू 12। और नेक्स्ट जो है माइका। माइका माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 20 टू 40 किलो वोल्ट पर एमएम। रबर रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 8 टू 25 किलो वोल्ट पर एमएम। एंड बैकेलाइट बैकेलाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 17 टू 21 किलो वोल्ट पर एमएम। तो हम इस टेबल से देख के बोल सकते हैं कि इन सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है, बैकेलाइट की। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज बैकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो हो कितनी वोल्टेज को वो झेल सकता है विदाउट ब्रेकडाउन। और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है मटेरियल की थिकनेस पे, टाइप ऑफ मटेरियल्स पे। और इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है दैट इज केवी पर एमएम, केवी पर एमएम। तो 22 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 23, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डिपेंड अपॉन। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है थिकनेस पे, मॉइस्चर पे और टेम्परेचर पे। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है उसका यूनिट क्या होता है, केवी पर एमएम। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करेंगे तो हमें उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी उसका ब्रेक डाउन करवाने के लिए।
और सेकंड इज मॉइस्चर। अगर मान लो किसी भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि उसमें से जो है वो कोई भी करंट जो है वो पास ना हो पाए। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर मॉइस्चर है तो जो करंट है वो उसके सरफेस से फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा मॉइस्चर की वजह से। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी वजह से क्या हो जाएगी, उस मटेरियल की कम हो जाएगी। तो एंड थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली मूव नहीं करते हैं, बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं, और किस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड जाने पे जो है वो इस मटेरियल में कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करती है, मॉइस्चर पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 24, हीटर बल्ब एंड गीजर ऑल आर वर्किंग ऑन। हीटर बल्ब और गीजर जो है सभी जो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट पास कराते हैं तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उस कंडक्टर में जो है वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो हीटर बल्ब एंड गीजर जो है वो सभी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 25, एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज। अब इसमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम ऑप्शन देख के ये गैस कर सकते हैं कि ये बोल रहा होगा लेड एसिड बैटरी के बारे में ही बात कर रहा होगा, लेड एसिड बैटरी के। ये हमने क्वेश्चन ऑप्शन देख के गैस किया है कि दिस इज लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी आप सभी ने देखी होगी, दिस इज लेड एसिड बैटरी। और लेड एसिड बैटरी को हम सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं। लेड एसिड बैटरी में जो सेल यूज होते हैं दैट इज सेकेंडरी सेल। और जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें एक हार्ड रबर का कंटेनर होता है जिसमें दो ग्रुप होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। और जो सेकेंडरी सेल होता है उसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है एट द स्टार्टिंग। तो हमें उसे सबसे पहले क्या चार्ज करना पड़ता है, देन जो सेल है वो एनर्जी को स्टोर रखता है जब तक हम उसे यूज ना कर लें। तो जो लेड एसिड बैटरीज की दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं लेड सल्फेट के। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी लेड सल्फेट का होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी लेड सल्फेट का होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज होता है वो यूज होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज होता है दैट इज डाइल्यूट H2SO4। जब हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो नेगेटिव प्लेट का लेड सल्फेट होता है वो चेंज हो जाता है स्पॉन्ज लेड में, और जो पॉजिटिव प्लेट का जो लेड सल्फेट होता है वो चेंज हो जाता है लेड परऑक्साइड में। और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग H2SO4, स्ट्रॉन्ग H2SO4। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज लेड परऑक्साइड, क्योंकि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो लेड सल्फेट होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से लेड परऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।